Welcome students in my class. This video is for class 7th हिंदी चैप्टर नंबर 16 शाम एक किसान। ये कविता है और इस कविता का सर्वप्रथम प्रारंभ करने के पूर्व मैं इस कविता के रचयिता कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जन्म के बारे में पढ़ूंगी और आपको सूचित भी करूंगी उनके जन्म से और उनके द्वारा किए गए हमारे साहित्य जगत में कविता के माध्यम से वो किस प्रकार प्रतिष्ठित और हुए और उनकी अन्य रचनाओं के बारे में भी हम जानेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 1927 ईस्वी में बस्ती में हुआ था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की थी। प्रयाग जहाँ पे आप इस समय स्वयं प्रतिष्ठित हैं, हम और आप दोनों ही लोग अध्यापन कार्य के अलावा आकाशवाणी दिल्ली तथा अन्य केंद्रों पर कार्य किया। आकाशवाणी दिल्ली, इसका मतलब इन्होंने रेडियो जैसी चीज़ों पे भी काम किया है। उन्होंने दिनमान तथा बच्चों की पत्रिका पराग का संपादन भी किया है। ये नई कविता के सशक्त कवि के रूप में चर्चित हुए। इनकी कविताओं की भाषा तो सीधी सादी थी, परंतु उनमें उच्च कोटि के भाव समाहित थे। कविताएं भले ही ये सामान्य तौर से करते थे, किंतु इनकी भावनाएं, लोगों के प्रति क्या विचार है, कितनी गहनता से किसी तथ्य को समझ पाना और उसे उतनी ही गहनता के साथ अपने कलम के द्वारा सादे पन्नों पर उतार पाना, इन्होंने बहुत ही उच्च कोटि का कार्य हिंदी जगत में कविता के रूप में रचनाएं देकर किया है। प्रमुख रचनाएं इनकी अन्य और भी हैं। शाम एक किसान तो हम पढ़ने ही वाले हैं। इसके अलावा इनकी है काठ की घाटियाँ, बांस का पुल, एक खूनी नाव, कुआनो नदी आदि। और अंत में इनकी मृत्यु 1987 को ईस्वी में हुई है। इस प्रकार हमने कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन संग्राम की छोटी सी और कुछ ही समय में उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हुए परिचय प्राप्त किया। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व इस पाठ को लिखते समय कवि के मन में या इस पाठ में कवि ने किस दृश्य का चित्रण किया है, पाठ में प्रवेश करने के पूर्व हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि सर्वप्रथम आपकी बुक द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे। सर्दी की एक संध्या, सर्वेश्वर दयाल जी इस कविता की पंक्तियों में लिखते हैं कि सर्दी की एक संध्या का चित्रण इन्होंने किसान के रूप में किया है। इन्होंने प्राकृतिक दृश्य में किसान को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया है। आकाश सिर पर बंधी साफे के समान, नदी घुटनों पर पड़ी चादर के समान, पलाश के दहकते लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, घिरता अंधकार भेड़ों के झुंड के समान और डूबता सूरज चीलम की तरह प्रतीत होता है। थोड़ी ही देर में सारा दृश्य बदल जाता है, सूरज डूब जाता है और रात का अंधेरा घिर आता है। इस प्रकार किताब के द्वारा, आपके पुस्तक द्वारा जो कविवर ने अपने इस कविता में लिखने का प्रयास किया है और मैं और भी आप लोगों को बता दूं कि हिंदी मीनिंग के साथ कि कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम की प्राकृतिक दृश्य का मनोरम चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़, इसमें कविता में आए पहाड़ शब्द है, बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है पहाड़, और उसके ऊपर आकाश सिर पर बांधे साफे के समान दिख रहा है।
और तीसरी चीज़ क्या है, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदियाँ जो हैं वो घुटनों पर रखी चादर सी दिख रही हैं। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल, पहली बात तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पलाश शब्द आया है, तो पलाश शब्द का मतलब होता है लाल लाल फूल खिलने वाले एक वृक्ष की बात की जा रही है। ऐसे शब्दों का मुलाकात हमें ऐसी कविताओं में ही और ऐसे महान कवियों द्वारा ही मिलता है। तो आगे है कि पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधेरा, यानी कि झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चीलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। ठीक है, यह पूरा दृश्य शांत था, लेकिन इसी शांत दृश्य में अचानक मोर बोलता है और ऐसा बोलता है कि मानो लगता है कि उसने आवाज़ लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चीलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है और धुआं उठने लगता है। सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। ये था आपका पाठ के पूर्व करने से मैंने एक एक लाइन का अर्थ बताया। अब इस अर्थ को हम किस तरह से प्रयोग करेंगे कविता को व्याख्या करते समय, ये मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो पहले कविता हम पढ़ लेते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ठीक है, ये कविता है और बहुत ही प्यारी कविता है। छोटे कविता में बड़ी सी माध्यम, बड़े से दृश्य और बड़े से प्रतिबिंब को स्थापित करते हुए चला जाएगा। तो सर्वप्रथम हम पहले पैराग्राफ की व्याख्या आपको बताएंगे कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो तीसरी लाइन बैठा है पहाड़ से हम इस कविता का अर्थ निकालना शुरू करेंगे कि इस पंक्ति में सर्वप्रथम शाम होने की समय का दिखाई देने वाला प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार, यानी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के अनुसार, कि शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। बैठा है पहाड़, तो पहाड़ किसी किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर पहली लाइन लेंगे, आकाश का साफा बांध कर, कहने का अर्थात तात्पर्य है कि आकाश उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी के समान शोभनीय लग रही है। सूरज की चीलम खींचता, सूरज की चीलम का यहाँ पे अर्थ है कि पश्चिम दिशा में, क्योंकि शाम का है बच्चों। यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है कि शाम की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि पूर्व में सूरज सुबह में उगता है और पश्चिम दिशा में इस वक्त होता है। तो हम बोलेंगे कि पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चीलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। चीलम शब्द आया है, चीलम का मतलब होता है एक नशीली पदार्थ जो पात्र में बनाई जाती है और उसमें आग लगी होती है और उससे धुआं लोग नशे के लिए लेते हैं। तो उस चीलम में एक आग, थोड़ी सी चिंगारियाँ लगी रहती हैं, उसी से सुलगता हुआ धुआं निकलता है जिसको लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो सूरज भी इस समय ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के एकदम समीप आ गया, क्योंकि पश्चिम में डूब रहा है तो नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि किसान उस चीलम पर रखी आग की तरह पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूर्य प्रतीत हो रहा है। आगे है कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पहाड़ के नीचे आपके नीचे नदी बह रही है और ऐसा लग रहा है कि वो नदी क्या है कि किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर के समान प्रतीत हो रही थी। पास ही दहक रही है
पलाश के जंगल की अंगीठी, कहने का मतलब, और ऐसा लग रहा है कि पास में ही पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पहाड़ के ही पास आपको, कि शाम का समय है तो लाल लाल फूल चमक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पलाश के पेड़ों के खिले हुए लाल फूल कवि को कैसे लग रहे हैं, अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों के झुंड की तरह प्रतीत हो रही, क्योंकि पूर्व से सूरज पश्चिम की ओर चल चुका है और पूर्व की तरफ अब शाम ढल चुकी है, तो इसलिए वहाँ अंधेरा छा गया है और इसीलिए कवि को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भेड़ों की एक झुंड बैठी हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कवि कहते हैं कि शाम के इस समय चारों तरफ अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है, यानी कि इस समय चारों तरफ एक मन को हरने वाली शांति छाई हुई है। इस प्रकार ये पहले पैराग्राफ का अर्थ यहाँ समाप्त होता है। हम दूसरे पैराग्राफ पे आएंगे और उसके अर्थ को देखेंगे। सर्वप्रथम हम कविता को दूसरा आपको बताते हैं कहाँ से स्टार्ट है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और इसी जैसा कि पूर्व पंक्तियों में मैंने बताया कि अंधेरा छाया हुआ था शाम का और एकदम शांत माहौल था, तभी अगली पंक्ति में बोलते हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कि इस कविता शाम एक किसान में अगली पंक्ति है कि जिसमें शाम के इस शांति भरे जो मनोरम सन्नाटे थे, इसे भंग होने का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। जो चारों तरफ छाई शांति के बीच एकदम से एक मोर बोल पड़ता है। ठीक है, अचानक एक मोर बोल पड़ता है, एकदम से एक अचानक मोर बोल पड़ता है। उस मोर की आवाज़ को सुनकर ऐसा प्रतीत या ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई पुकार रहा हो। सुनते हो, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो। फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है। मोर के आवाज़ देते ही इस पूरी कल्पनातीत जितनी बातें उन्होंने की और वो सब क्या हो जाता है, कवि के कल्पना का भंग हो जाना, यानी कि उनके विचारमग्न थे। जिस प्रकार वो इस प्रकृति में एक किसान की दृश्य को प्रतिबिंबित करने का प्रयास कर रहे थे, वो एक मोर की आवाज़ सुनते ही पूरा वर्णन भंग हो जाता है उनका, और ऐसा प्रतीत होता है कि मोर बोलता है अजी सुनते हो। फिर सारा दृश्य क्या हो जाता है, घटना में बदल जाता है। क्या होता है घटना में, आगे देखिए। चीलम औंधी, जैसे सूरज की चीलम किसी ने उलट दी हो, जिसके कारण जलती हुई आग बुझने लगी हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सूरज, आग जलता हुआ, आप पूरा चीलम का पात्र होता है, अगर उसे पलट दिया जाए तो उसमें आग बूझ कर के धुआं निकलने लगता है। वही दृश्य यहाँ पर जब उनका कल्पनातीत भंग होता है कवि का, तो कवि ऐसा ही कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि चीलम ने की पात्र को किसी ने क्या किया, उलट दिया है, जिसके कारण जलती हुई आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि असल में जब सूरज डूब रहा है, दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँगी कि सूरज डूब रहा है और चारों तरफ क्या हो रहा है, अंधेरा छा रहा है या छाने लगा है। इस प्रकार आपको दोनों ही कविताओं का व्याख्या बता चुकी हूँ मैं। एक और दूसरे तरीके में मैं आपको इस पाठ का सार बताना चाहूँगी कि इस पाठ का सार क्या है। शाम एक किसान पाठ का सार। यह कविता कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन करते हैं।
कवि वर्णन करते हैं कि शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस दौरान पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके सिर पर आसमान किसी साफे के समान बंधा हुआ प्रतीत हो रहा है। आगे पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लग रही है जैसे पहाड़ ने घुटनों तक किसी चादर को ओढ़ा हुआ हो। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल अंगीठी में अंगारों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। दूर पूर्व दिशा में पसरा हुआ अंधेरा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भेड़ों का समूह दुबक के बैठा हो। एक शाम के शांत दृश्य में अचानक मोर के बोलने से सब बदल जाता है। मोर की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी को कहा सुनते हो और पुकारा हो। शाम का ढलना ऐसा लग रहा है जैसे चीलम उल्टी हो गई हो और उसमें से धुआं उठ रहा हो। पश्चिम दिशा में सूरज डूब जाता है और चारों ओर रात का अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार आपका शाम एक किसान पाठ संपूर्ण रूप से पूर्ण होता है।